Yes, good morning students. Now we are going to discuss the next topic, that is charge distribution. तो बच्चे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी बॉडी पे, ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम डिस्कस कर रहे हैं वो किसी भी बॉडी पे डिस्कस कर रहे हैं हम। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह की होती है, एक होती है डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एक होती है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे डिसकंटिन्यूअस कैसे होगी, जैसे मान लो ये कोई आपके पास बॉडी है, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है। तो द चार्ज इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बॉडी यूनिफॉर्मली कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो गया ये, कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, दूसरा होता है कि अगर आपके पास कोई बॉडी है तो उस बॉडी पे जो चार्ज होगा वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, तो इसमें 3 टाइप्स की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड वन इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट हमारे पास थी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो टर्म आती है उसे हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, होता क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास कोई वायर है सपोज, ठीक है, ये वायर है, इस वायर को आपने क्या किया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है। और कैसे दिया हुआ है चार्ज, कंटिन्यूसली चार्ज है, ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसके ऊपर, मतलब एक जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पे ज़्यादा या कहीं पे कम नहीं है, सारी की सारी वायर पे एक जैसा चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। और मान लो हमने L लेंथ की वायर ली है, तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको अगर हमने कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमारे पास टर्म आती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक, कि इतनी लेंथ के अगर आप यूनिट लेंथ लेते हो, ये पूरी लेंथ L है, तो इस ठीक है, इसमें अगर आप यूनिट लेंथ लेते हो तो यूनिट लेंथ मतलब 1 सेंटीमीटर 1 मीटर अगर आप लेंथ लेते हो तो उसमें कितना चार्ज प्रेजेंट होगा उसे हम कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, कि चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना प्रेजेंट है। ठीक है, ये तो हमारे पास वायर हुई, जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास कोई रिंग है, ठीक है, इस रिंग को हमने चार्ज कर लिया। कैसे किया है चार्ज, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पे भी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक जैसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है पूरी रिंग पे। और रिंग का रेडियस कितना है, सपोज करो कैपिटल R, तो यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे जो लेंथ है दैट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग। और सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, क्या फॉर्मूला होता है उसका, 2πr। तो यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी इन केस ऑफ दिस रिंग क्या फॉर्मूला बन जाएगा, Q/2πr। ठीक है, अब नेक्स्ट है सेकंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब मान लो हमने कोई सरफेस ले लिया, सपोज वी आर टेकिंग द, ये हमने लिया सरफेस, ठीक है, सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, +Q चार्ज है, ये सारा पॉजिटिव चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया सरफेस के ऊपर। ठीक है, ये सरफेस पे पूरा चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस के ऊपर। ठीक है, ये पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज।
तो आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चे, इसके लिए सिंबल होता है सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, कि इतने एरिया में कितना चार्ज प्रेजेंट है। तो अगर ये आपके पास मान लो स्फेरिकल बॉडी है, तो स्फेरिकल बॉडी का जो एरिया होता है दैट इज 4 पाई आर का स्क्वायर। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी आ गई आपके पास, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट वन, थर्ड था आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जब आपका जो चार्ज है दैट इज प्रेजेंट ऑन द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो मान लो ये पूरी बॉडी पे आपके पास चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पूरे वॉल्यूम में अंदर प्रेजेंट है। सफ़ेयर लिया है हमने, पहले हमने सफ़ेयर के सरफेस पे प्रेजेंट किया था, पूरे वॉल्यूम में प्रेजेंट है चार्ज। तो यहाँ पे फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमने कैलकुलेट करनी है कि इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज प्रेजेंट है पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, सिंपल इसके लिए हम यूज़ करते हैं रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए। तो ये क्या आ जाएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, कि इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज प्रेजेंट है। और क्योंकि बच्चे ये स्फेरिकल बॉडी है तो सफ़ेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या होगा, इस सफ़ेयर का रेडियस। तो ये आपके पास क्या आ गया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तीन तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखी हमने, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम। लीनियर में Q अपॉन L है, सरफेस में Q अपॉन A है और वॉल्यूम में Q अपॉन V है। ठीक है, तीन तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली तीन तरह के चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब हमारे पास बच्चे नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, जैसे कि मान लो आपके पास ये कोई एरिया है। ठीक है, तो इस एरिया में से सपोज करो इस एरिया को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। दिस इज द एरिया विच यू हैव प्लेस्ड इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? तो इस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है परपेंडिकुलरली, इस एरिया में से कितनी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कि इस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पास कर रही हैं, पासिंग थ्रू इट परपेंडिकुलरली या नॉर्मली, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। कि उसमें से कितनी लाइंस पास कर रही हैं, उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं कि कितनी लाइंस उस एरिया में से पास कर रही हैं या उस बॉडी में से पास कर रही हैं, अगर हमने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो वो आप इसको फाइंड आउट करोगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब देखो बच्चे फ्लक्स कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। जो फ्लक्स है वो सबसे पहले तो ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कितनी अप्लाई की है। ठीक है, अगर आपने मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कम अप्लाई की है तो फ्लक्स जो लाइंस पास करेंगी वो कम होंगी। ठीक है ना, जैसे आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको करवाया था, जैसे मान लो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो लाइंस हैं ये आपस में क्लोजर प्रेजेंट है। तो जितनी ज़्यादा लाइंस आपस में क्लोज प्रेजेंट होंगी मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ऐसे फील्ड में अगर आप कोई बॉडी रख देते हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसमें से जो लाइंस पास करेंगी परपेंडिकुलरली वो भी ज़्यादा होंगी, तो फ्लक्स भी ज़्यादा होगी। ठीक है, और अगर आपके पास मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी लाइंस जो होंगी, यूनिफॉर्म ही है इलेक्ट्रिक फील्ड बट वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म कैसे पता चला, लाइंस के बीच में गैप डिस जो है वो सेम है, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। बट लाइंस क्योंकि कम है तो दैट मीन्स ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है।
तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप अपनी किसी एरिया को रखते हो तो इसमें जो लाइंस पास कर रही है उनका नंबर कम हो गया, यहाँ पे नंबर ज़्यादा है, यहाँ पे नंबर कम है, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो फ्लक्स आएगी वो कम आएगी, यहाँ पे जो फ्लक्स आएगी वो ज़्यादा आएगी, क्योंकि यहाँ पे फील्ड लाइंस ज़्यादा पास कर रही हैं। ठीक है, तो फ्लक्स पहले किस पे डिपेंड कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड पे। दूसरा बच्चे फ्लक्स डिपेंड करेगी कि जो आपने बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखी है उसका एरिया कितना है। सपोज आपके पास दो बॉडीज़ हैं, ठीक है, दो बॉडीज़ हैं आपके पास, फील्ड एक जैसा ही है, ठीक है, दो बॉडीज़ हैं बट फील्ड जो है वो एक जैसा ही है, बट इस बॉडी का जो एरिया है वो कम है और इस बॉडी का जो एरिया है वो सपोज ज़्यादा है। यू हैव टेकन द टू बॉडीज, दिस इज़ योर फर्स्ट बॉडी, दिस इज़ योर सेकेंड बॉडी, बट द एरिया मीन्स ये वाला आपका पोर्शन, ये वाला पोर्शन, तो ये जो एरिया आपने लिया है बॉडी का वो स्मॉल एरिया है, यहाँ पे बॉडी का एरिया क्या है? ज़्यादा है। तो इसमें से जो लाइंस पास करेंगी वो कम लाइंस पास कर रही हैं, यहाँ पे लाइंस जो पास कर रही हैं वो ज़्यादा कर रही हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो फ्लक्स आएगी वो ज़्यादा आएगी, यहाँ पे फ्लक्स जो आएगी वो कम आएगी। तो फ्लक्स इज़ ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द एरिया कि उस बॉडी का एरिया कितना है, एरिया ज़्यादा तो फील्ड लाइंस जो पास करेंगी वो भी ज़्यादा होंगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास थर्ड फैक्टर बच्चे आ जाता है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द थीटा, कि आपने वो जो आपकी वो जो बॉडी है उसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे रखा हुआ है। ठीक है, अब जैसे मान लो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यू हैव प्लेस्ड द बॉडी इन दिस वे। आपने इस बॉडी का जो ये प्लेन है ना वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मतलब अगर ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इसमें ये जो बॉडी है ना इसको आपने ऐसे रखा हुआ है, फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है रखा हुआ। ठीक है, अब ये इस बॉडी का एरिया है जिसमें से फील्ड लाइंस क्या करेंगी? पास करेंगी। अब इस बॉडी का ये जो एरिया है इसका अगर आप एरिया वेक्टर ड्रॉ करोगे तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो इसके क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो ये इसका प्लेन है, ठीक है, तो इसके प्लेन का परपेंडिकुलर आप अगर ड्रॉ करोगे तो आपका इसका प्लेन का परपेंडिकुलर जो है वो उसी डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये आपकी बॉडी है, इसको ऐसे आपने रखा हुआ है, इस चीज़ को मैंने ऐसे बनाया हुआ। ठीक है, इसको तो डायग्राम कर मैं दोबारा बनाती हूँ, एक मिनट। ये आपके पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लियर, और इसमें बॉडी को हमने कैसे रखा? ऐसे रखा हुआ, ये टिल्टेड है, ये परपेंडिकुलरली है प्रेजेंट, ऐसे है प्रेजेंट ये प्लेन के अंदर। इसका अगर आप एरिया वेक्टर ड्रॉ करोगे तो वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी इस तरफ है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसकी डायरेक्शन भी इसी तरफ है, तो मतलब एरिया वेक्टर क्या है? एक वेक्टर है जो कि आप एरिया के परपेंडिकुलरली ड्रॉ करते हो, उस प्लेन के एरिया के, प्लेन के आप परपेंडिकुलरली। तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और दोनों की डायरेक्शन क्या आ रही है? सेम आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जब थीटा 0 होगा मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, ये इसका एरिया वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में है। थीटा 0 हो गया, तो उस केस में जब आपने बॉडी को ऐसे रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसमें से जो लाइंस पास करेंगी वो मैक्सिमम लाइंस पास करेंगी इसमें से। ठीक है, तो इस केस में फ्लक्स क्या आएगा? आपका मैक्सिमम आएगा जब आपके पास बॉडी का एरिया जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलरली है पड़ा हुआ। ठीक है, बट अगर आपके पास मान लो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और बॉडी को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे प्लेस किया है, मतलब बॉडी का जो प्लेन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल ही है, बॉडी का प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड के
पैरेलल है। तो अगर मैं इस प्लेन का एरिया वेक्टर ड्रॉ करूंगी तो इसका जो एरिया वेक्टर आएगा वो इस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो एरिया वेक्टर तो प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में लग रही है। ये डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की है और ये डायरेक्शन आपकी एरिया वेक्टर की है। अब आपको कोई पूछे इस केस में कि हाउ मेनी लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस एरिया, तो कोई भी लाइन इस एरिया में से पास नहीं कर रही है। लाइन कब पास करनी थी, जब आपने ऐसे रखने की बजाय एरिया को ऐसे रखा होगा तो इसमें से मैक्सिमम लाइंस पास करेंगी। अब आपने ऐसे रखा है तो इस केस में कोई भी लाइन इसमें से पास नहीं कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। और थीटा क्या है, थीटा कितना हुआ, थीटा क्या था, थीटा इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। थीटा क्या था, एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे थीटा कितना है, 90 डिग्री है। एरिया वेक्टर ऊपर को है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो उस केस में फ्लक्स क्या आ रही है आपकी, मिनिमम फ्लक्स आ रही है, मीन्स कितनी, 0। तो अगर मैंने इसको डिफाइन करना हो थीटा को, तो थीटा को मैं अगर कॉस की टर्म में लिखूं, क्योंकि अगर आप कॉस थीटा को बच्चे थीटा कॉस थीटा अगर आप 0 पुट करते हो तो वहाँ पे कॉस की जो वैल्यू आती है वो वैल्यू क्या आती है, मैक्सिमम आती है। थीटा अगर 0 कॉस 0 1 होता तो आपके पास कॉस की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। मतलब यहाँ पे भी ऐसे था, जब थीटा 0 था तो फाई क्या था, मैक्सिमम आ रहा था। मतलब फाई को आप ऐसे कह सकते हो कि फाई इज डिपेंडिंग ऑन द कॉस थीटा। थीटा की बजाय आप कौन सा इसका कंपोनेंट ले सकते हो, थीटा का कॉस कंपोनेंट, कॉस थीटा। ऐसे यहाँ पे देख लो, थीटा अगर आप 90 पुट करोगे कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। तो फ्लक्स कितनी आ रही थी आपकी, 0 ही आ रही थी। तो दैट मीन्स अगर आपने फाई की डिपेंडेंसी बतानी है कि हाउ द फाई इज डिपेंडिंग ऑन थीटा, तो आप कह सकते हो, आप कॉस थीटा की एग्जांपल ले सकते हैं कि फाई जो है वो कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो इन तीनों को आप ज्वाइन कर दो तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि फाई कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। तो फाई एक तो आपका डिपेंड कर रहा है किस पे, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगाई, दूसरा डिपेंड कर रहा है एरिया कितना लिया, ठीक है, और तीसरा किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, कॉस थीटा पे। तो दीज आर द 3 फैक्टर्स ऑन विच द फ्लक्स इज डिपेंडिंग। तो अगर बच्चे मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि ई ए कॉस थीटा है तो कॉस थीटा को आप डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। और आपने पढ़ा है अपनी 11th क्लास में पढ़ा होगा कि 2 वेक्टर क्वांटिटीज़ का जो प्रोडक्ट होता है वो स्केलर होता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो ये हमारी फ्लक्स है, ठीक है, वो कैसी क्वांटिटी है, फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि यू आर गेटिंग द फ्लक्स बाय मल्टीप्लाइंग या बाय टेकिंग द स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ द 2 वेक्टर क्वांटिटीज। तो 2 वेक्टर क्वांटिटीज का जो डॉट प्रोडक्ट आता होता है वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे आपने 11th क्लास में वो पढ़ा होगा डिस्प्ले, उसका वर्क का फॉर्मूला, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, F डॉट S होता है इसका फॉर्मूला। अब इसमें फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, बट इनका जो डॉट प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, वर्क। और वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो 2 वेक्टर क्वांटिटीज का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो स्केलर आता है, तो इसलिए फ्लक्स जो है वो आपकी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है। सो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक तो हमने चार्जेस डिस्कस किए, कितने टाइप्स के चार्जेस थे, कितने टाइप्स की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थी, 2 टाइप्स की थी, कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस, ठीक है। डिसकंटिन्यूस में चार्ज जो होगा वो बॉडी पे कहीं कहीं पे प्रेजेंट होगा, कंटिन्यूस में बॉडी पे थ्रू आउट द बॉडी कंटिन्यूसली चार्ज प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद इसके बेसिस पे हमने किया था लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या था, चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना प्रेजेंट है। जैसे हमने वायर की एग्जांपल ली थी कि पर यूनिट लेंथ उसमें कितना चार्ज प्रेजेंट है। अगर रिंग का केस ले लें तो उसकी लेंथ में हम इसका पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस लिखेंगे, दैट इज 2 पाई r क्यू अपॉन 2 पाई r।
क्लियर। उसके बाद हमने किया था सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया आ गया इसमें। उसके बाद हमने किया था चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया था सफ़ेयर के वॉल्यूम से, ठीक है। उसके बाद हमने किया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। क्या था इलेक्ट्रिक फ्लक्स कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली, कितनी लाइंस पास करती हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम कैलकुलेट करते हैं। और फॉर्मूला फ्लक्स का कितना आया हमारे पास, E dot A. So this is the final formula that you will get of the electric flux. So this is all about the today's lecture. Thank you.